मिनी इलेक्ट्रिक कार रोबोट। एक गांव में गब्बर नाम के दादा को एक मिनी इलेक्ट्रिक कार रोबोट उठा उठा के पटक रहा था। लेकिन आखिर वो मिनी इलेक्ट्रिक कार रोबोट उस गब्बर दादा की पिटाई क्यों कर रहा था? आइए देखते हैं इस कहानी में। दरअसल कुमार नाम का एक गरीब किसान अपनी बीवी निशा के साथ भरतपुर गांव में रहता था। दोनों मिलकर बड़ी ही मेहनत से अपने खेत में काम करते थे। एक बार निशा अपने पति के साथ उसके मायके जाती है। तब दीवार पे लगे एक फोटो की तरफ कुमार का ध्यान जाता है। तब वो निशा से पूछता है, अरे निशा, ये कौन है? ये मेरे दादाजी है। मैं इनके कंधे पर ही खेलकर छोटी से बड़ी हुई हूँ। अच्छा, और कुछ बताओ इनके बारे में, मुझे अच्छा लगेगा सुनने के लिए। दादाजी मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो हर रोज मुझे नए नए कार के खिलौने लाकर दिया करते थे। कभी दुकान से तो कभी खुद अपने हाथों से बनाकर देते थे। इस तरह निशा अपने दादाजी के बारे में बहुत कुछ बताती है और फिर कहती है, सुनो कुमार, क्या मैं ये फोटो अपने साथ ले सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल ले सकती हो, मुझे भी अच्छा लगेगा। निशा अपने दादाजी का फोटो अपने घर ले आती है और दादाजी के फोटो के सामने अपने सुख दुख बांटती रहती, जैसे कि मानो वो जिंदा हो। इस तरह दिन बीत जाते हैं। निशा और कुमार को एक बेटा होता है, जिसका नाम वो अपने दादाजी के नाम से रखती है, जो होता है सुंदर। उन दोनों में सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक साल फसल कुछ ठीक नहीं होती, जिस वजह से वे दोनों बड़े परेशान रहते हैं। कुमार कहता है, अरे निशा, ये साल बहुत बुरा जा रहा है, हम क्या करेंगे? आप चिंता मत करो, दादाजी के आशीर्वाद से सब ठीक होगा। अगले साल देखना अच्छी फसल आएंगी। तब तक मेरे पास कुछ पैसे हैं, उन पैसों से हमारा गुजारा चल सकता है। निशा की बात से कुमार की चिंता कम होती है। उसी गांव में गब्बर नाम का एक दादा रहता है, जो कि गांव में हफ्ता वसूली करता था। एक दिन जब कुमार और निशा अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी वहां पर गब्बर नाम का दादा आता है और वो कहता है, लगता है फसल काटने का समय आया है। कुमार, अगली बार तुम्हें भी हफ्ता देना पड़ेगा। बाजारों में दुकानों से जो हफ्ता ले रहे हो, वो क्या कम हो रहा है? अब हमारी खून पसीने की भी कमाई में से हफ्ता चाहिए। अरे कुमार, संभाल अपनी बीवी को, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं कल आऊंगा पैसे लेने के लिए, इंतजाम करके रखना। ऐसा कहकर गब्बर वहां से चला जाता है। इधर कुमार और निशा बड़े दुखी होकर घर आते हैं। कुमार कहता है, अरे निशा, दुखी मत हो, तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो दे देना, जान बचानी है तो ये सब करना होगा। दुखी मन से निशा अपने दादाजी के फोटो की तरफ देखती रहती है और बचाए हुए पैसे कुमार को दे देती है। दूसरे दिन गब्बर हफ्ता वसूल करके उनके घर आता है। वहीं पर कुमार का बेटा सुंदर एक मिनी इलेक्ट्रिक कार के साथ खेल रहा होता है। गब्बर कहता है, अरे ओए कुमार, कहाँ हो, बाहर आओ। कुमार पैसे लेकर बाहर आता है और वो गब्बर को पैसे देने ही वाला था कि सुंदर की मिनी इलेक्ट्रिक कार एकदम से बोलने लगती है, अरे ओ गब्बर दादा, अगर पैसों को हाथ भी लगाया तो तुम्हारे हाथ तोड़कर रख दूंगा। गब्बर को लगता है कि यह सब कुमार ही कर रहा है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, कुमार, ये कैसा मजाक कर रहे हो? जानते नहीं मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ? अरे मैंने कुछ नहीं किया गब्बर दादा, पता नहीं ये कार बड़ी हो गई और कैसे बात कर रही है। अरे उनसे क्या बात कर रहा है, मुझसे बात कर। अरे ये कार होकर मेरे हाथ तोड़ेगी, तू तो मेरे ठोकर के बराबर है। ऐसा कहकर गब्बर पैरों से इलेक्ट्रिक कार को मारने जाता है कि वो मिनी इलेक्ट्रिक कार एक रोबोट में परिवर्तित हो जाती है। उस मिनी इलेक्ट्रिक कार रोबोट को देखकर गब्बर घबरा जाता है। फिर वो रोबोट उस गब्बर को पकड़ पकड़ कर मारने लगता है। कार गब्बर को उठाकर एक बैल के सामने गिरा देती है। वो बैल भी उसे लातों से उछाल देता है और वो एक घर के छत पर जाकर गिरता है। गब्बर का बड़ा बुरा हाल होता है। गब्बर कहता है, अरे रोबोट भाई, मुझे माफ कर दो, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद इस गांव में तो क्या, कहीं पर भी हफ्ता नहीं मांगूंगा, मुझे छोड़ दो। वो रोबोट फिर से एक मिनी इलेक्ट्रिक कार में बदल जाती है और कहती है, तुम्हारे लिए यही सही रहेगा, चलो भागो यहाँ से।
फिर कभी इस तरफ दिखे तो हाथ तोड़कर पेट में घुसा दूंगा। निकलो यहाँ से। सारे गांव वाले ये सब देख रहे थे। तभी वहाँ निशा आती है और वो कहती है, आप मेरे दादाजी हो ना, जो मेरी मदद करने आए? हाँ निशा बेटा, अब से तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे, समझो। मैं आ गया हूँ ना, अब फिक्र की कोई बात नहीं है। दादाजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सारे गांव वाले भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं और उनका आदर करते हुए वहां से चले जाते हैं। उस दिन के बाद वो गब्बर दादा कभी उस गांव में नहीं आता और किसी भी गांव के आदमी को परेशान नहीं करता। निशा और कुमार भी अपने घर आते हैं और अपना जीवन उस दिन से अपने मिनी इलेक्ट्रिक कार रोबोट के साथ और दादाजी के साथ खुशी खुशी बिताने लगते हैं। अंडरग्राउंड विला। मानकपुर नाम के एक गांव में संपत नाम का एक आदमी रहता था। संपत एक बहुत ही कंजूस आदमी था। वह कभी भी किसी की भी कोई भी मदद नहीं करता था और हमेशा कमाए हुए पैसों को वो घर के आंगन में एक कोने में जमीन में गाड़ कर रखता था और उसे रात में उठकर बार बार गिनता रहता था। वो इतना कंजूस था कि एक साल में एक ही ड्रेस वो पहनता था। वो उस ड्रेस को भी कम ही धोता था, जिसकी वजह से लोग उसके आसपास भी नहीं आते थे क्योंकि उसके कपड़ों से बहुत गंदी बदबू आती थी। एक दिन उसका बचपन का दोस्त उसे शहर में मिलता है, लेकिन मिलते ही वो अपनी नाक बंद कर लेता है और उसे कहता है, अरे संपत, तेरे कपड़े कितने गंदे हैं यार, अजीब सी बदबू आ रही है इनमें से। अरे क्या रे प्रकाश, ये क्या कह रहे हो तुम? पिछले महीने ही तो कपड़े धोए थे। अब बार बार कपड़े धोता रहूंगा तो साबुन का खर्चा कौन देगा? अरे संपत, तू इतनी कंजूसी करके क्या करेगा यार? अरे इसे कंजूसी नहीं, बचत कहते हैं। काहे की बचत यार? बचत के चक्कर में तो तू लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। बचाए हुए पैसे क्या ऊपर लेकर जाएगा? अगर साइंस ने तरक्की कर ली ना, तो सारे पैसे मैं अपने जनाजे पर लेकर जाऊंगा। अरे ठीक है, तुझे जो करना है कर, लेकिन क्या सड़क पर ही बात करेगा या घर भी लेकर जाएगा? अरे हाँ हाँ, चलते हैं। संपत प्रकाश को लेकर अपने घर जाता है। उसका घर देखते ही वो बहुत डर जाता है। उसके घर का आंगन बहुत बड़ा होता है, लेकिन घर के नाम पर वो एक छोटे से कमरे में रहता है। ये देखकर प्रकाश संपत से पूछता है, अरे तू इतना अच्छा खासा कमाता है तो फिर इस कमरे में क्यों रहता है? घर क्यों नहीं बांध लेता? अरे मैं अकेला हूँ, पक्का मकान बनवाकर क्या करूंगा? एक के लिए इतनी जगह बहुत है, और वैसे भी घर बांधूंगा तो ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। अरे पागल, गांव में सबको पता है कि तेरे पास कितना पैसा है। तू कितना भी छुपाएगा, लेकिन लोगों को तो पता ही चल जाएगा। वैसे तू पैसे कहाँ रखता है? संभल कर रखना, आजकल चोरियां बहुत हो रही है। यह कहकर प्रकाश वहां से चला जाता है। इधर संपत अपने मन में सोचता है, प्रकाश की बात तो सही है, मुझे कुछ तो करना होगा जिससे खर्चा भी कम हो और पैसे भी बच जाए। संपत सोचता है और एक आइडिया निकालता है। वो अपने आंगन में एक अंडरग्राउंड विला बनाता है और अपना सारा पैसा उसी में रखता है और अपने अंडरग्राउंड विला में ही अपना ज्यादातर वक्त बिताने लगता है। लेकिन वो अपने अंडरग्राउंड विला में जाने से पहले अपने कमरे को ताला लगा कर जाने लगा, जिस वजह से उसका कमरा हमेशा ताला बंद दिखता था। ये देखकर पड़ोसी रामलाल संपत से पूछने लगा, अरे संपत भैया, क्या बात है? आजकल तुम अपने कमरे में नहीं दिखाई देते, कहीं बाहर गांव जा रहे हो क्या? हाँ, मैंने नया काम शुरू किया है ना, इसलिए मैं कमरे में नहीं दिखाई देता हूँ। यह कहकर संपत वहां से निकल जाता है। रामलाल अपने घर में चला जाता है। तभी अचानक उस रात जोरों की बारिश शुरू होती है और रामलाल के घर के बाजू में एक छोटे से गड्ढे से ढेर सारा पानी अंदर जाने लगता है। थोड़ी देर में उस गड्ढे से एक लाल रंग का कागज ऊपर तैरते हुए आता है। रामलाल उसे नजरअंदाज करता है, लेकिन दूसरे दिन भी उसी गड्ढे में से ढेर सारे लाल रंग के कागज बाहर आने लगते हैं। रामलाल पास जाकर देखता है तो वो चौंक जाता है। उसे पता चलता है कि वो लाल रंग का कागज दरअसल 2000 रुपए का नोट था। रामलाल सोचता है, अरे लगता है इस जमीन में किसी ने अपना रुपया छुपाया है और बारिश की पानी की वजह से रुपया तैरने लगा है और गड्ढे से बाहर आ रहा है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ गड्ढा खोद के देखता हूँ, शायद कोई खजाना ही हाथ लग जाए। यह सोचकर रामलाल गड्ढा खोदने लगता है और गड्ढा खोदते खोदते वह पास के घर में रहने वाले
संपत के अंडरग्राउंड विला में चला जाता है और उस घर को देखकर आश्चर्यचकित होता है। अरे यह क्या, अंडरग्राउंड विला? अच्छा, तो संपत ने अपने सारे रुपए यहाँ रखे हैं। कंजूस कहीं का, तो ये है उसका नया काम। पकड़े गए संपत बाबू। मैं ये सारे पैसे लेकर ये गांव ही छोड़कर चला जाऊंगा। यह सोचकर रामलाल सारा पैसा लेकर गांव छोड़ के चला जाता है। अगले दिन संपत अपनी अंडरग्राउंड विला में जाकर देखता है तो कुछ रुपए उसे तैरते हुए दिखते हैं। हे भगवान, मेरा पैसा कहाँ गया? ये 2-4 छुट्टे छोड़ गया, चोर कहीं का। नहीं नहीं। इस तरह से रामलाल संपत के सारे रुपए लेकर उस गांव को ही छोड़कर चला जाता है और संपत को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है।